नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज हम लोग एक नए प्रश्न पत्र को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पत्र आपका है यूपी पीजीटी 2011 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग पुराने तरह ही पहले वीडियो में 1 से लेके 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में फिर 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और तीसरे वीडियो में हम लोग आगे के 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है यूपी पीजीटी 2011 के अंतर्गत भूगोल से, वो है न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। ऑप्शंस दिए हैं लकड़ी काटने में, मछली पकड़ने में, शिकार करने में या दुग्ध उत्पादन में। तो न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई किसमें? मछली पकड़ने में। अब न्यू फाउंडलैंड सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मनोमस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि है कहाँ पे। तो आपको एकदम से याद करिए, जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में, कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में आप देखिएगा, वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको तुरंत मैप ओपन करना है और देखना है इन चीज़ों को। तो आपको बताते चलें कि गल्फ स्ट्रीम पूर्वी तट के सहारे हेट्रस अंतरीप से ग्रांड बैंक तक बहती है और यूएसए के पूर्वी भाग में तापमान को बढ़ाती है। यहाँ न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी धारा आकर गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, जिससे कि धुंध और कुहासा छा जाता है और यहाँ पर जो है मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जो भोजन होता है, प्लैंकटन, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर मछलियों को पकड़ने का काम अधिकांश रूप से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मिट्टी अपरदन, वनीय आग, बाढ़े या अधिक गिरना। तो वनीय आग मतलब कि फॉरेस्ट फायर वन संसाधनों के घटने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन एकत्रित करने की क्रियाएं की जाती हैं मलेशिया के सिमांग, पूर्वी अफ्रीका के मसाई, अरेबिया के बद्दू या मध्य एशिया के खिलगीज। तो जो ये तीनों क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, किसके द्वारा की जाती हैं? मलेशिया के सेमांग द्वारा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि बेवर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलती अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। किस उद्योग को में सहायक है? लौह इस्पात उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग या भारी इंजीनियरिंग उद्योग। तो ये सहायक है लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को समझने में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्फ्रेड वेबर की। तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने जो स्थानीय जो करण का जो सिद्धांत है 1909 में एक उनकी जो है बुक आई थी, उडेर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज, है ना, उसमें उन्होंने ये बात रखी थी। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो प्रकाशित हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि 2 सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अगस्टा और अटलांटा स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, दक्षिणी कैरोलिना, मैसाचुसेट्स, उत्तरी कैरोलिना या जॉर्जिया। तो अगस्टा और जो अटलांटा, दो ये जो स्थान है वो है आपके जॉर्जिया में, यूएसए में। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। ऑप्शंस दिए हुए पंजाब पाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिस्र में या भारत में। तो कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिंध और उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं, उनमें उनके द्वारा जो है नहरें निकाली गई हैं, जिसके द्वारा सिंचाई के माध्यम से लायरपुर, मांट गुमार, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर इत्यादि क्षेत्रों में कपास प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो कोयला जो है उद्योगों की अवस्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्राजील में सघन कॉफी बागानी को कहते हैं या उनके बागानों को कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं फेजेंडा, ट्रिसिल, कोरल्स, एस्टांसियल। तो ये प्रश्न इसके पहले कई बार पूछा जा चुका है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं कि क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, पोस्ट कीट पालन मतलब रेशम उत्पादन बहुत विकसित है। कहाँ पर? ऑप्शंस दिए हुए हैं मानसून क्षेत्रों में। अगला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में,
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्रों में? तो आपका विकल्प सही है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मेडिटेरियन रीजन्स में। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टाम्प महोदय, व्हिटलसी महोदय, बेकर महोदय या वीवर। तो व्हिटलसी महोदय ने जो विश्व को बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। कब किया था? 1936 ईस्वी में। उनके अनुसार जो है जो तत्व लिए गए थे कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए वो थे 5 तत्व। कौन कौन से थे? फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, उनके बीच कोरिलेशन क्या है क्रॉप्स एंड एनिमल्स के बीच में। दूसरा है कि कृषि उत्पादन विधि, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेथड। तीसरा है कृषि भूमि श्रम, पूंजी, संगठन इत्यादि के विनियोग। चौथा है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का जो है उपयोग कैसे किया गया, किस ढंग से किया गया है। अगला है कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों अथवा आवास आदि संबंधी दशाएं। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई? ऑप्शन दिए हुए अमेरिका में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य फ्रांस में या जर्मनी में। तो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। कब हुई थी? वो हुई थी 1830 ईस्वी में। अब आपको बताते चले कि इसमें जो है विदेशी सदस्यों में जर्मनी के भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर आदि के नाम थे। सोसाइटी की सभाओं में भौगोलिक विषयों पर पत्र पढ़े जाते थे जिनके माध्यम से भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होता था। आज भी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के माध्यम से कई जर्नल्स प्रकाशित किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी के साथ रेटजल ने प्रमुख योगदान दिया है। ऑप्शन दिए हुए सांस्कृतिक भूगोल में, क्षेत्रीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में या राजनीतिक भूगोल में। तो आपका राजनीतिक भूगोल सही है। तो रेटजल महोदय ने मानव भूगोल के साथ साथ राजनीतिक भूगोल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और आपको बताते चले कि इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है एंथ्रोपोज्योग्राफी या एंथ्रोपोज्योग्राफिया, और दूसरा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है। और जो एंथ्रोपोज्योग्राफिया है उसकी 2 पार्ट हैं। उसका जो पहला भाग है वो 1882 में और दूसरा भाग जो है 1891 में प्रकाशित हुआ। और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो कब प्रकाशित हुई आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। राजनीतिक भूगोल की पुस्तक में ही उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की थी और उन्होंने राज्य और समाज के जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया था। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है आपका कि एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रेस्टन जेम्स के द्वारा, पीटर हैगेट द्वारा, बुंगे द्वारा या डेविड हार्वे द्वारा। तो एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई थी डेविड हार्वे के द्वारा। सोशल जस्टिस एंड सिटीज जो है आपकी डेविड हार्वे द्वारा लिखी गई। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हैगेट द्वारा। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके चेन्नई, कोलकाता, गोरखपुर, अलीगढ़। तो ज्योग्राफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय है वो है आपका कोलकाता में। और यहीं से एक जर्नल निकलता है, आपको मालूम होगा नेशनल कौन सा है, नेशनल ज्योग्राफिकल रिव्यू करके एक जर्नल है वो पब्लिश होता है। अगला जो है प्रश्न जो पूछा गया है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? तो भौगोलिक विकास, भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक स्वतंत्रता। तो पार्थिव एकता सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत है वो है भौगोलिक एकता, ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी। ठीक है, यूनिटी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व क्या है? ये इसके पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वो है आपका 5.52। ये आपका सी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान में वृद्धि होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं 22 मीटर, 23 मीटर, 32 मीटर या 40 मीटर। तो 32 मीटर पर जो है तापमान में वृद्धि होती है। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में जो वृद्धि दर है उसमें गिरावट आती है। प्रथम जो 100 किलोमीटर उसमें अगर हम गहराई पे जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर पर जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। ठीक है। और इसके बाद 300 किलोमीटर तक की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोर मध्यस्थ
क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? प्राथमिक लहरें या पी वेव्स, द्वितीयक लहरें, धरातलीय लहरें या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों लहरें। तो इसमें केवल क्या है? प्राथमिक लहरें, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो केवल ठोस से न बन करके ठोस द्रव दोनों से बना हुआ है, इसलिए जो प्राथमिक लहरें हैं वो ठोस द्रव माध्यम में प्रवाहित हो सकती हैं, चल सकती हैं, लेकिन द्वितीयक लहरें नहीं चल सकती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी के किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? ऑप्शन दिए हैं 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन सही है 100 किलोमीटर। एस्थेनोस्फीयर यहाँ पाया जाता है, आपको मालूम होगा ना। तो मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगें अति मंद हो जाती हैं। इस भाग को निम्न गतिक मंडल कहा जाता है, इसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और इस भाग में जो है क्या है? अपेक्षाकृत पिघली हुई अवस्था में जो है चट्टानें मिलती हैं। अगला जो प्रश्न है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बीच में होती है? सियाल और सीमा के बीच में, सियाल और अंतरतम के बीच में, या मेंटल या अंतरतम की सीमा के बीच में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है मेंटल और अंतरतम की सीमा के बीच में। ठीक है। अब जो है पृथ्वी की परतों के बीच जितनी भी डिस्कंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, असंबद्धताएं पाई जाती हैं, उनको आपको याद कर लेना है। अगर हम शुरू से चलें, कोर जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट जो औसतन जो उसकी मोटाई है वो है आपकी 33 किलोमीटर। तो कोर का जो ऊपरी भाग है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करती है असंबद्धता, वो है आपकी कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है। अब जो है आपको बताते चलें कि जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो आपको डिवाइड करती है मेंटल और कोर के बीच में। जो रेपीटी है वो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। इसी तरह से जो आपका क्रस्ट है और मेंटल है उसको डिवाइड करने वाली जो असंबद्धता है वो है मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। तो इस तरह से आप जितनी भी डिस्कंटिन्यूटीज हैं उनको आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रेबन, हार्स्ट, उसके बाद भ्रंश घाटी या नापे। तो नापे जो है इसके द्वारा नहीं बनता, भ्रंश के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो वलन के द्वारा बनती है। निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो रवेदार आपकी आग्नेय होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, ग्रेफाइट या बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है कायांतरित ना होकर के क्या है? आपका आग्नेय शैल का पार्ट है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिए हुए स्लेट, कोयला, चूना पत्थर या गैब्रो। तो गैब्रो नहीं है इसमें से। ठीक है। और सभी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब आपको बताते चलें कि जो परतें होती हैं, कुछ जो चट्टानें होती हैं, उनका अगर रूपांतरण होता है तो किस में रूपांतरित होती है? जैसे बलुआ पत्थर है तो क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर है तो वो संगमरमर में, सेल है तो स्लेट में, कोयला है तो ग्रेफाइट या हीरे में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? ऑप्शन दिए हुए हैं वलन का, भ्रंशन का, संवलन का या नापे का। तो रिफ्ट वैली भ्रंशन का, इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं अरावली क्षेत्र, सिंधु गंगा मैदान, हिमालय क्षेत्र या समुद्र तटीय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र है, आप सुनने में आता होगा, अभी हाल ही में भूकंप आया था असम में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या परिप्रशांत पेटी। तो परिप्रशांत पेटी में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो है भूकंपीय एवं ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। अब ये जो परिप्रशांत पेटी कहाँ पाई जाती है उसको आपको मैप पे देखना है। यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होती है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, अल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकीज, एंडीज होते हुए अंटार्कटिका एवं माउंट एरेबस तक फैली हुई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है विसुवियस हो गया, पिलियन हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया, हवाई हो गया। तो आपका पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इसमें भारी धमाके के साथ जो है केंद्राभिमुखी जो है उद्भेदन होता है। और आपको बताते चलें कि और भी जो होते हैं विनाशकारी, जो प्लेटों के सहारे जो आती हैं ज्वालामुखियां, वो हो गया हवाई हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया, पिलियन हो गया, विसुवियस हो गया, है ना। इस तरह से बहुत से हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ और बैथोलिथ। तो आपको मालूम होगा कि फैकोलिथ लहरनुमा होती है कि नहीं।
फेंक दिया गया लहरनुमा आकृति हो गई। बैथोलिथ में क्या होता है आपका, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, ठीक है। तो अब जो है अगला जो है प्रश्न पूछा गया कि अपर्दन चक्र की संकल्पना सर्वप्रथम जो है जिसने प्रकाश डाला था वो कौन थे। तो वो डेविस हो गया, हट्टन हो गया, पेंक हो गया, थॉर्नबरी। तो आपका एग्जैक्टली आंसर है डेविस महोदय ने जो है सर्वप्रथम जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना पर ध्यान दिया था। अब आपको बताते चलें कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भूविज्ञान के क्षेत्र में अपर्दन चक्रीय पद्धति का अवलोकन करने वाले जो पहले विद्वान थे वो थे जेम्स हट्टन महोदय। उन्होंने 1785 में इस पर प्रकाश डाला और पृथ्वी के इतिहास की जो चक्रीय परिकल्पना है, साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री है, उसका प्रतिपादन किया। डेविस महोदय ने अपने अपर्दन चक्र के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जो है 1899 ईस्वी में अपनी पुस्तक जो है ज्योग्राफिकल एसेज में किया था। यहाँ पे 1889 दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं पेनी प्लेन, पैन प्लेन, प्लेन या इंड्रम। तो उसे कहते हैं इंड्रम। अब आपको बताते चले कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, जो अल्बर्ट पेंक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। उसमें उन्होंने अपने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। पेंक के अनुसार जो भूदृश्य का निर्माण है उसकी उत्थान की दर और कटाव की दर से निर्धारित होती है। पेंक ने अपर्दन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृति विहीन जो है मैदान की कल्पना की, जिसे उन्होंने प्राइमरम्फ कहा, और अंत में जो मैदान बना उसे पेंक ने इंड्रम कहा। तो जो शुरुआत हुई अपर्दन चक्र के पहले जो मैदान था उसे प्राइमरम्फ, और जो बाद में अपर्दन चक्र खत्म होने के बाद जो मैदान बना उसे इंड्रम्फ उन्होंने कहा था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है। ऑप्शन दिए हुए हैं चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, रुंडित डेल्टा या अग्रवर्धी डेल्टा। तो जो नील नदी का डेल्टा है वो आपका है चापाकार डेल्टा, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अगला प्रश्न पूछा गया कि एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं चिनोक, मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड। तो ये आपकी जो हवा है रोन घाटी में प्रवाहित होती है वो है आपकी मिस्ट्रल हवा, जो कि फ्रांस में आल्प्स पर्वत की से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है। दीर्घ तरंग का, लघु तरंग का, मध्य तरंग का या पराबैंगनी तरंग का। तो जो टोटल सोलर एनर्जी होती है उसका जो अधिकांश भाग होता है वो होता है आपका शॉर्ट वेव्स। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि अपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को। तो ये होती है आपके 4 जुलाई को, और जो अपसौर है 4 जुलाई को, और जो उपसौर है वो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओजोन की अधिकतम संकीर्णता कहाँ पर पाई जाती है। वो है आपकी 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अविवाहिक वितक्रमण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च धरातल पर, वायु के संपीड़न के द्वारा, चक्रवात के समय या मेघाच्छादन आवरण के समय, ठीक है, आकाश में। तो अब आप बताइए कि जो अविवाहिक वितक्रमण होता है किसके द्वारा होता है। वो होता है आपके चक्रवातों के समय। ये आपका विकल्प नंबर सी सही है। अब अगर हमको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है उसको हम लोग देख सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधों में जो चक्रवातों के शीत वाताग्र में जो जब भारी और ठंडी हवा का गर्म हवा के प्रदेश में प्रवेश होता है तो अपने भारीपन के कारण ठंडी हवा हल्की गर्म हवा को ढकेल लेता है और ऊपर ला देता है। इसी तापीय वितुलमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ही चक्रवाती वितुलमन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए सांता आना कैलिफोर्निया, मतलब सही है आपका। खमसिन अरब, ये खमसिन अरब में नहीं है, जबकि ये कहाँ पे है आपका मिस्र में है, ठीक है। और जो फॉन है वो आपका स्विट्जरलैंड और मिस्टल फ्रांस में है ही। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए हुए हैं कपासी, कपासी वर्षी, वर्षा स्तरी या पच्छाव स्तरी। तो वर्षा स्तरी जो बादल हैं वो अत्यधिक वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार हैं। और आपको बताते चले कि इनका जो रंग होता है वो होता है आपका गहरे भूरे रंग का। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरीय लवणता की मात्रा या उपरोक्त में से सभी। तो जो नेफ्रोमीटर है वो उससे नापा जाता है बादलों की दिशा एवं उसकी गति। और जो आप कुछ और टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, जैसे आपसे कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आइसो हाइट क्या होता है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली, मतलब कि समान मात्रा की जहाँ जहाँ वर्षा हो रही है उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे आइसो हाइट कहते हैं। इसी तरह से आइसो हाइलाइन जो होता है
कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है जहां पर समुद्री जल में खारेपन की मात्रा समान होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विली विली किस प्रकार के तूफान है? शीतोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय? तो विली विली जो ऑस्ट्रेलिया में इसे जो है कहा जाता है विली विली, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चीन में सर्वाधिक टाइफून किस महीने में आते हैं? ऑप्शन है जनवरी से लेकर मार्च तक, मार्च से लेकर जून तक, जुलाई से लेकर नवंबर तक, नवंबर से लेकर जनवरी तक। तो चीन में जो ज्यादातर टाइफून नामक जो चक्रवात आता है वो आपका जुलाई से लेकर नवंबर तक। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है आपका कि चीखती साठा किस तत्व की बोध करती है? उच्च ज्वार की, उच्च वेगीय पवन की, मूसलाधार वर्षा की या तड़ित झंझा की? तो उच्च वेगीय जो पवन होती है, हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं, वो चीखती साठा के नाम से जानी जाती हैं। ये एक वेस्ट पार्ट होती है वेस्टर्लीज की, जो कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रवाहित होती हैं, 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में। ठीक है। तो 40, 50 और 60, 40 पे 40, 50 पे 50, प्रचंड 50 और 60 पे चीखता साठा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या आर्गन। तो आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत की अधिकांश भाग पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? CBW, CDAW, CAW या DBW? तो आपकी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है CAW। तो अब आपको बताते चलें कि अमेरिकन जो विद्वान थे थार्नवेट महोदय, उन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों की जो विभाजित करने की योजना बनाई थी, प्रस्तुत की थी, वो थी 1933 में। इनके वर्गीकरण के अनुसार भारत का जो अधिकांश भाग है वो CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जलवायु में PE सूचकांक का जो मान है वो 32 से लेकर 63 तक तथा जो TE सूचकांक है वो है आपका 128 से अधिक तक पाया जाता है। इसमें जो जाड़े में जो ऋतु होती है वो शुष्क होती है और इसका विस्तार जो है प्रायद्वीप के अधिकतर भागों और गंगा के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चक्रवातों की आकृति नहीं होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं अंडाकार, गोलाकार, वेज या त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कभी जो है चक्रवातों की आकृति नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में कौन सम्मिलित नहीं? ऑप्शन दिए हैं उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मालागासी या मेडागास्कर। अगला है फिलीपींस या जापान। तो जापान जो है उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है प्रदेश उसमें नहीं आता है। किसमें आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। चीन के किनारे है तो उसी से जुड़ा होगा, आप मुझे बताइएगा, हमने आपको हिंट दे दिया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? ये सभी लोगों को मालूम है, नॉन क्वेश्चन है। विषुवतरीय क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती तथा ग्रीष्मकाल जो है उसका शुष्क रहता है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको आप मानचित्र पे सोचिएगा। जो पाई जाती है वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के ज्यादातर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? बर्कनीज महोदय ने, हार्विट्ज या पीटरसन महोदय ने, नेमियास महोदय ने या बायर्स महोदय ने? तो बर्कनीज महोदय ने जो है वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन दिए हुए 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर या जो है आपका 2000 मीटर। तो हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वो आपकी 4000 मीटर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइए कि जो कुल महासागर है सभी महासागरों की औसत गहराई कितनी है और अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, क्योंकि इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुने हैं तो आपको जरूर उसका लाभ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि उनको भी भूगोल विषय लेते हुए उनको भी सफलता मिल सके प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में। तो उम्मीद है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद।